ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। आपसे बात हो रही थी एंडोक्राइनोलॉजी में आपसे मजीद बात करने जा रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपसे बात हो रही थी और उसके बाद आपसे थायराइड ग्लैंड के बारे में बात हुई है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपसे बात हुई है या थायराइड ग्लैंड के बारे में बात होने जा रही थी? जी, कोई हैंड रेज करके ज़रा मुझे बता दें कहाँ तक बात की थी। वो मैंने असल में लामा ग्रुप में भी अभी रिसेंट क्लास इसी टॉपिक पे दी, तो मुझे याद नहीं है कि आपके ग्रुप में कहाँ पे थी। तो पार्टिसिपेंट्स और ऐड हो रहे हैं। फरीन, आप बता दें। मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड तक बात की थी या थायराइड ही बता दिया था? सर, आप हमें कैल्सीटोनिन और पैराथ हार्मोन के बीच में बताने वाले थे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताने वाले थे। अच्छा, थायराइड ग्लैंड तो बता दिया ना आपको। जी सर। ठीक है, देखें पैराथायराइड हार्मोन अगर आप उसका फंक्शन जानते हैं, पैराथायराइड हार्मोन जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो राइज हो जाता है। इसका मतलब है पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कैल्शियम लेवल बढ़ाने के साथ साथ वो और कैसे कैल्शियम बढ़ा सकता है, तो उसका एक तरीकेकार क्या है? उसका तरीकेकार ये है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है उसकी वो ब्रेक डाउन करेगा, वो ब्लड में आएगा। जब वो ब्लड में आएगा तो उससे क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो पैराथ हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड कैल्शियम कम करता है। अब वो ब्लड कैल्शियम लेवल कम कैसे करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल कम इस तरह से करता है कि वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है, वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। जब कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल खुद ही खुद कम हो जाता है। अब ब्लड कैल्शियम कम करने का एक तरीकेकार ये भी है कि वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करा दे। ठीक है, कि वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है उसको डिपॉजिट करा दे। तो हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट कराने के लिए आपके पास कैल्सीटोनिन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। बस इतना फंक्शन याद कर लें। अव्वल तो ये भी एमबीबीएस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे बहुत ही कम है कि ये पूछें। चले, इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज कैल्सीटोनिन और पैराथ हार्मोन के फंक्शन के बाद आपसे बात करूंगा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि एड्रीनल ग्लैंड का एक्चुअली क्या रोल है। उसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है, एड्रीनल मेड्यूला आ जाता है, और उसके डिसऑर्डर्स वगैरह क्या हैं वो भी जरा देख लीजिए।
एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो एड्रीनल ग्लैंड में आपके पास ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, बाहर वाला हिस्सा, और ये अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल मेडुला कहलाता है। ठीक है, बाहर वाला हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल मेडुला कहलाता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनल एंड्रोजेंस। ठीक है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनल एंड्रोजेंस रिलीज करता है। कॉर्टिसोल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इट डिक्रीजेस inflammation by stabilizing lysosomal membrane। लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी देकर, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी देकर इन्फ्लेमेशन को कम करता है एंड डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और क्या करता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके पास कम कर देता है। ठीक है, इस तरह से वो क्या करता है, इस तरह से वो इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम कर देता है। ये कॉर्टिसोल का काम। कॉर्टिसोल रिलीज किसके कहने पे होता है, एसीटीएच के कहने पे जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है वो आपके पास एसीटीएच के कहने पे जो है वो रिलीज होता है। इसके बाद बारी आती है आपके पास एल्डोस्टेरोन की। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन जो है सबसे पहली बात कि एल्डोस्टेरोन रिलीज कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज कैसे होता है। तो एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने में, और से सुन लें कि आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का मैकेनिज्म अगर याद है तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ब्लड में ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है एंजियोटेंसिनोजेन। किडनी के सेल्स क्या रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं। वो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाता है। जब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स में जाता है तो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में आता है वापस एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन के रिलीज को प्रमोट करता है। जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है वो नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में एक्शन करता है। ठीक है, वो डीसीटी वाले पार्ट में अपना एक्शन करता है। जब डीसीटी वाले पार्ट में एक्शन करता है तो इससे क्या होता है, आपके पास डीसीटी वाले पार्ट में सोडियम एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम सीक्रेट होता है। जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो उसके पीछे पीछे पानी एब्जॉर्ब होता है। जब इसके पीछे पीछे पानी एब्जॉर्ब होता है तो इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पे आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यानी एल्डोस्टेरोन कब काम करता है, एल्डोस्टेरोन जो है किसी का अगर ब्लड प्रेशर कम होता है
तो लो ब्लड प्रेशर को टुवर्ड्स नॉर्मल लाने के लिए आपके पास एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लाने के लिए एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब जो बात मैंने आपसे की है मैं उसको बता रहा हूं आपको। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन जो है इसके रिलीज को प्रमोट करता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये एल्डोस्टेरोन जो है नेफ्रॉन के पार्ट डीसीटी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट डीसीटी के ऊपर काम करेगा। जब डीसीटी के ऊपर काम करेगा, ठीक है, तो डीसीटी के ऊपर काम करने पे क्या होगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम के साथ साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। जब सोडियम और वाटर दोनों एब्जॉर्ब होंगे तो इससे होगा, कैसे होगा ये कि ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। चले, तो ये आपके पास किसका काम है, ये आपके पास काम है एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल एंड्रोजेंस में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास आ जाती हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीनों हार्मोन जो हैं, ठीक है, ये तीनों हार्मोन जो है वो आपके पास दोनों मेल्स और फीमेल्स में नेग्लिजिबल अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में आपके पास ये तीनों हार्मोन जो है ये रिलीज होते हैं। और असल जो फंक्शन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है वो वहां पे, और टेस्टोस्टेरोन का स्पर्म्स प्रोडक्शन में, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ डिसऑर्डर सुन लें, कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाए, जो सिंड्रोम कॉज होता है उसको कहते हैं हम कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में पर्सन ओबीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है। अच्छा, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन अगर कम हो जाए, ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बीमारी कहलाती है एडिसन्स डिजीज, कि सारे के सारे हार्मोन्स उसमें क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जब सारे के सारे हार्मोन्स उसमें कम हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि आपके पास जब सारे हार्मोन्स एक साथ कम हो जाते हैं तो बीमारी कहलाती है आपके पास एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, बीमारी को हम नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज। तो कॉर्टिसोल अगर एक्सेस हो गया है तो बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। तमाम के तमाम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की सिक्रीशन अगर कम हो जाए, ठीक है, तमाम के तमाम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, ये कहलाती है आपके पास एडिसन्स डिजीज। चलें, इसके बाद आइए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद एड्रिनल मेड्यूला आपके पास मौजूद है। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला जो है वो आपके पास
एड्रिनल मेडुला जो है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और एक का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये दो हार्मोन जो है वो आपके पास रिलीज करता है। The one is epinephrine and the other is norepinephrine. एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं उसमें आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, यानी कि इनका काम है ब्लड प्रेशर बढ़ाना इमरजेंसी स्टेट में। इनका काम है आपके पास कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शंस लेने हैं वो आपके पास ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपके पास इन एक्शंस में अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, उन एक्शंस में आपके पास इमरजेंसी एक्शंस में आपके पास ये दोनों हार्मोन्स जो है रोल प्ले करेंगे। चले इसके बाद आ जाइए फर्दर। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हुई, एड्रिनल मेडुला की बात हुई। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद, एड्रिनल मेडुला के बाद एड्रिनल ग्लैंड की बात हो गई। पेनक्रियास की बात कर रहा हूं आपसे। पेनक्रियास के दो हार्मोन हैं, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है बाय प्रोमोटिंग द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, और ग्लूकागॉन का काम है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है नॉन इमरजेंसी स्टेट। यानी जब हमारा रोजा है, हम रोजे से हैं तो हम बगैर कुछ खा पी नहीं रहे, लेकिन आपका लिवर जो है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है ताकि ब्रेन को ब्लड ग्लूकोज मिलता रहे। तो इससे क्या होता है कि ग्लूकागॉन आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है लिवर के लेवल। जब लिवर के लेवल पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा तो इससे होगा क्या कि आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके पास बढ़ता है तो इससे क्या होता है, आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ठीक है, इसमें आपके पास ग्लूकागॉन का रोल। डायबिटीज मिलाइटस इंसुलिन के ना होने की वजह से होगी या कम होने की वजह से होगी डायबिटीज मिलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। ठीक है, ये दोनों डायबिटीज एग्जिस्ट करती हैं। द वन इज टाइप 1 एंड द अदर इज टाइप 2। ठीक है, एक टाइप 1 डायबिटीज है और एक आपके पास टाइप 2 डायबिटीज। चलें, टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस कहलाती है, और टाइप 2 डायबिटीज आपके पास एनआईडीटी में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस होती है। ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस होती है आपके पास टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपके पास टाइप 1 होती है, और टाइप 2 जो है वो आपके पास ऑटो इम्यूनिटी की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको फैट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब फैट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फैट्स की ऑक्यूपेंसी की वजह से, फैट्स की ऑक्यूपेंसी की वजह से अब वो जो इंसुलिन होता है उसका एक्सेस इंसुलिन रिसेप्टर्स तक वो आपके पास नहीं रहता।
चलें, इसके बाद मजीद कुछ नॉलेज ले लें हम इसके अंदर कि देखें हमारा स्टमक भी एक हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहलाता है, इसलिए स्टमक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। याद रखें, पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी है, स्टमक भी एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी है। इसके अलावा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन रिलीज करता है सेक्रेटिन, और दूसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, हमारा हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोग्लिसरीन फैक्टर। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आपकी किताब में लिखा हुआ, इतना ध्यान में रख लें कि हार्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो हमारी किडनी में एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपको जो किताब में लिखा हुआ है बस आपको वही याद होना चाहिए। ये हार्मोन्स किडनी और हार्ट वाले आपकी किताब में हार्मोन्स के नाम नहीं है, तो जो आपको दिया हुआ है बस वो आप याद रखें। चलें, इसके बाद आइए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। दो मैकेनिज्म है, प्रोटीन एक तरीके से एक्ट करते हैं और एक लिपिड हार्मोन्स अपना काम करते हैं। प्रोटीन हार्मोन जिस तरीके से एक्शन करते हैं तो वो आपके पास कहलाता है साइक्लिक ईएमपी मैकेनिज्म, और लिपिड हार्मोन जिस तरीके से काम करते हैं वो मैकेनिज्म कहलाता है आपके पास डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, वो मैकेनिज्म कहलाता है डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म में जितने भी लिपिड हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं, और इसमें एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन ये सारे आ जाते हैं। और अगर प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में बात करूं तो प्रोटीन हार्मोन्स आपके पास साइक्लिक ईएमपी मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं कि जो भी प्रोटीन हार्मोन है वो आके जुड़ा किसके साथ, वो आके जुड़ा अपने रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर कहलाता है एडिनाइलेट साइक्लिस। एडिनाइलेट साइक्लिस आके जुड़ेगा। एडिनाइलेट साइक्लिस साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट करेगा। जब वो साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट करेगा तो साइक्लिक ईएमपी पहले से मौजूद एक प्रोटीन को प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए जो है वो न्यूक्लियस में जाने के बाद अपने टारगेट से कंबाइन होता है। टारगेट से कंबाइन होने के बाद जो है वो अपना टारगेटेड इफेक्ट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो वो अपने टारगेटेड इफेक्ट जो है वो जनरेट करता है। इस तरीके से प्रोटीन हार्मोन जो है वो काम करते हैं। चलिए, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ये आपसे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात हो गई है। ठीक है, ये आपसे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात हो। कोई बात कुछ नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड पूछ लें, उसके बाद मैं नर्वस सिस्टम की तरफ आऊंगा। ठीक है, ब्रेन वगैरह की तरफ आऊंगा।
वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो एंजियोटेंसिनोजेन और एंजियोटेंसिनोजेन 1 में जो कन्वर्ट हुआ वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। ब्लड में पड़ा हुआ होता है कंपाउंड एंजियोटेंसिनोजेन। कहाँ से आता है? लिवर से आता है और ब्लड में पड़ा हुआ होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए अब किडनी रिलीज करेगी रेनिन एंजाइम, आर ई एन आई एन, स्मॉल एन, आर ई सिंगल एन है, आर ई एन आई एन, रेनिन जो है वो रिलीज करेगी और ब्लड में पड़े हुए एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगी। एंजियोटेंसिनोजेन भी ब्लड में था, एंजियोटेंसिन 1 भी ब्लड में। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो जब ये लंग्स में जाएगा जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। जब लंग्स में जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। वो जो एंजियोटेंसिन 2 है, वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करने पर एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा। जब एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा तो एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा। जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराने पर आपके पास अब उसके पीछे पीछे पानी की एब्जॉर्प्शन होगी। जब पानी की एब्जॉर्प्शन होगी तो इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म दोबारा बता दें। माइक ऑन रखिएगा। सबसे पहले मुझे बताएं, प्रोटीन हार्मोन सेल की सरफेस पे किससे जाके कंबाइन होता है, इसका नाम आप मुझे बता दें तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। समझ नहीं आया था, अभी आपने बताया था। ठीक है, मैं बोर्ड पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा याद हो जाए। क्या देखें, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है। ये अपने रिसेप्टर से जाके कंबाइन होगा। रिसेप्टर का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, रिसेप्टर का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस है, जब इससे आगे कंबाइन होगा तो ये एडिनाइलेट साइक्लेस जो है ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में जो पड़ा होगा एटीपी उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक ईएमपी के अंदर। ठीक है, पड़े हुए एटीपी को वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? पड़े हुए एटीपी को तो साइक्लिक ईएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पड़े हुए एटीपी को वो साइक्लिक ईएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब एटीपी साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये साइक्लिक ईएमपी क्या करेगा? ये बनाएगा प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए बनेगा ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाने पर, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाने पे जो टारगेटेड जीन है उससे कंबाइन होगा और फिर टारगेटेड इफेक्ट जो है वो इंपोज करेगा। ठीक है, अपने टारगेट से कंबाइन होगा, टारगेटेड इफेक्ट जनरेट करेगा। ठीक है, टारगेटेड इफेक्ट जो है वो आपके पास नजर आएगा।
चलें, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोटीन हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन। इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, कोई और सवाल है किसी के जहन में? ठीक है, अब मैं नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा हूं। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? अच्छा, मैं फरीन से तो बहरहाल पूछता रहता हूँ, मुझे अंदाजा है कि मैं इस बच्ची से पूछूंगा, मुझे दोबारा जवाब दे देगी। मुझे कोई और बता दे जरा, मुझे जरा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन वगैरह बता दे, तो मैं थोड़ा अंदाजा कर लूंगा कितना आता है आपको, और ब्रेन के कुछ फंक्शंस और भी पूछूंगा। तो हैंड रेज करें जरा, मुझे जवाब कौन दे सकता है ये बताइए। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन जो मुझे कौन बता सकता है? कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं। नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जरा देख लें। चलिए, नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपसे ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें आपको मिलेगा फोर ब्रेन, आपको मिलेगा मिड ब्रेन, और आपको मिलेगा हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें ये आपके पास कौन से, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये मौजूद है सेरिबेलम। ठीक है, फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है सेरिब्रम और एक कहलाता है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, फोर ब्रेन के दो मेन पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक कहलाता है सेरिब्रम और एक कहलाता है डाइनसेफ्लॉन। सेरिब्रम मुश्तमिल होता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स।
ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पे मुश्तमिल होता है। और डाइनसेफ्लॉन के बारे में अगर आपसे बात करूं तो डाइनसेफ्लॉन उसके अंदर होता है। देखिए ये आपके पास पूरा ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये रहा, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ये रहा, ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपको उसके अंदर मिलेंगे। बीच में आपको ये गैप मिलता है, यहाँ पे दोनों के दरमियान आपको कनेक्शन मिलेगा। जो कनेक्शन मिलेगा ये कनेक्शन कहलाता है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, दोनों के दरमियान जो कनेक्शन मिलेगा ये कनेक्शन कहलाता है कॉर्पस कैलोजम। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पार्ट्स मिलेंगे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये देखिए, दिस इज द फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब है, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है, और ये सबसे पीछे आपको जो मिलेगा दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स, ये आपको 4 लोब जो है ये मिलेंगे, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब्स। दोनों हेमिस्फीयर्स में आपको ये 4 लोब्स मिलेंगे। कोई एक हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, ठीक है, कोई सा भी एक हेमिस्फीयर जो है वो आपको डोमिनेंट मिलेगा, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर कोई एक हेमिस्फीयर जो है वो आपको डोमिनेंट मिलेगा। चलें, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, इन लोब्स के आपको फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है, इन 4 लोब्स के आपके पास आपको फंक्शंस आने चाहिए। फ्रंटल लोब प्रीडोमिनेंटली मोटर है, यानी कि इंसान हाथ पैर हिला रहा है, तो मोटर एक्शंस में आपके पास फ्रंटल लोब का काम है। पैराइटल लोब प्रीडोमिनेंटली सेंसरी होता है, वही आपको टच कर रहा है, ठीक है, तो आपने आंखें बंद करके बता दिया कि इस जगह पे टच हुआ है, तो ये पैराइटल लोब का काम है। ऑक्सीपिटल लोब, आप जो भी देख रहे हैं वो फाइनली उसका मैसेज ऑक्सीपिटल लोब तक जाता है, वो मेमोरी एरिया से रिलेट करता है, और ये मैसेज आता है कि वो चीज जो देखी आपने क्या है। तो ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक विजन के अंदर है। टेम्पोरल लोब के बारे में बात करें तो टेम्पोरल लोब का फंक्शन है आपके पास हियरिंग, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ हियरिंग, जो आपने अल्फाज सुने उसका क्या तर्जुमा बना है, ठीक है, उसका क्या तर्जुमा बना है आपके पास, इसमें रोल प्ले कौन करता है, इसमें रोल प्ले करता है आपके पास टेम्पोरल लोब। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया होता है वो भी यहीं पर होता है, ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया होता है वो भी आपके पास यहीं पे होता है। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में आपके पास 4 पार्ट्स हैं वैसे तो, लेकिन 2 आपके कोर्स में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कोई आप में से मुझे थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फंक्शन बता सकता है? फरीन से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकियों से पूछ रहा हूँ। सर हाइपोथैलेमस तो रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है, ये और जो पूरी पूछा है, मैं तो बगैर देखे म्यूट कर दिया, सर बता दें किसी और ने एंगेज नहीं किया। अच्छा, और हाइपोथैलेमस जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के जो हार्मोन्स होते हैं
उनकी रेगुलेशन करता है, और उसके अलावा हमारा थर्स्ट, प्लेजर, हंगर, इन सब को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर भी है। और थैलेमस सिर्फ प्लेजर और मतलब प्लेजर और पेन को उनकी परसेप्शन में हेल्प करता है बस। बस थैलेमस तो बहुत बड़ा पार्ट है। और मेरे ख्याल से नहीं बताएंगे तो भी फायदा नहीं है फिर। थैलेमस इज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन। यस सर, यस सर। क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन है, यानी कि आपने घड़ी पहनी हुई है, हर वक्त याद रखना जरूरी नहीं है ये सेंसेशन की आपने घड़ी पहनी हुई है। आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, आपके जिस्म से टच कर रहे हैं, हर वक्त ये सेंसेशन याद रखना जरूरी नहीं है। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्लियर करना और सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन को आगे भेजना, ये थैलेमस का काम। तो दिस इज कंसीडर्ड एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा आपके पास हाइपोथैलेमस के बारे में बात करूं तो हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है, आपको प्यास लगती है तो। इसके अलावा एंडोक्राइन रोल है, एंडोक्राइन हार्मोन्स ये रिलीज करता है। और इसके अलावा क्या करता है, थर्स्ट सेंटर है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, इसमें सर्केडियन रिदम, डे नाइट साइकिल्स के साथ इसका रोल है, ठीक है। और बाकी थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, तो प्लेजर और पेन सेंसेशन इसमें दोनों का रोल है, और जो बाकी लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं उनका भी रोल है, ठीक है। ब्रेन की जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ये एक एनाटॉमिकल डिवीजन, लेकिन ब्रेन की एक फंक्शनल डिवीजन भी है, ठीक है। ब्रेन की एक अदद फंक्शनल डिवीजन भी है। तो ब्रेन की जो फंक्शनल डिवीजन है उसमें आता है आपके पास क्या, उसमें आता है आपके पास लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ब्रेन की जो फंक्शनल डिवीजन है उसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको मिलेगा लिम्बिक सिस्टम। चलें, अच्छा मैंने आपको ये डाइंसेफ्लॉन के फंक्शन बता दिए, ये हो गई बात आपसे फोर ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन की तरफ आइए। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर आप अपना मुहासबा करें, अगर आप में से किसी को मिड ब्रेन का फंक्शन नहीं पता तो फिर आपने पिछले एक साल यानी सेकेंड ईयर में या जो ए लेवल्स कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ छक मारी है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम जाया किया अगर उनको नहीं आता तो। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सोचें जरा, अगर आपको मिड ब्रेन का फंक्शन नहीं आता या मेड्यूला का फंक्शन नहीं आता, ये पॉन्स का फंक्शन नहीं आता और सेरिबेलम का फंक्शन नहीं आता, इसका मतलब ये कि पिछले सिर्फ इन्होंने, और जिसको ये छोटे छोटे पार्ट्स के भी फंक्शन नहीं आते, इसका मतलब है 3 साल से उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसी सिर्फ शक्ल देखी है टीचर की जाती या एग्जाम में तुक्के लगाए। तो इससे मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये अल्फाज मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ, क्या कहते हैं कि मुझे जो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नजर आ रहे हैं उससे मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। सोचें जरा, आपको आता क्या है और आपकी उम्मीदें क्या हैं, आपके घर वालों की उम्मीदें ये हैं कि आपको मेडिकल में पढ़ना है। खाला जी का घर नहीं है मेडिकल में पढ़ना, वहां जाके फंस जाएंगे, मेडिकल में जाके 10 साल में भी एमबीबीएस नहीं निकलेगा, इससे बेहतर है यहीं पर रुक जाए, ठीक है। बड़ी मेहनत करना होती है, मेडिकल पढ़ना खाला जी का घर नहीं है। जिस अंदाज में आपकी अभी ये जवाबात का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो उससे तो मुझे अंदाजा हो रहा है, क्या कहते हैं कि आगे जाके आप मेडिकल क्या पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ घर वालों को या खानदान में बताने के लिए होगा कि हमारा बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए होगा। फिर सोचिए जरा, इतनी बड़ी बात क्या है, जिस तरह से मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इधर खींच खींच के बात करना पड़ रही है। एप्टीट्यूड की क्लास है, इतना फास्ट जाते हैं इसमें, क्या कहते हैं कि मुझे इतना स्लो स्लो मूव करना पड़ा है, और पढ़े हुए अरसा भी नहीं हुआ, ये नहीं कि कितने साल हो गए वो पढ़ा हुआ ही नहीं है। पता है कि टॉपिक चैप्टर कौन सा शुरू किया, कल मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के बैठ जाती है, कोई और होता पता नहीं कितने सवालात करने के लिए जान ही नहीं छोड़ता कि हाँ टीचर की के सवालात करेंगे, हमें आता है। भैया आलम क्या है, आता क्या है आप लोग, और उम्मीदें ये हैं कि आप मेडिकल में जाएंगे। मिड ब्रेन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं।
मिड ब्रेन का जो वाहिद फंक्शन आपने याद रखना है वो आई बॉल की मूवमेंट्स। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। आप अपना हेड फिक्स करें और आप छत पे देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, तो ये आपकी जो आई बॉल है उसकी जो मूवमेंट होगी, उसकी मूवमेंट में आपके पास इसका रोल है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। तो ये जो आई बॉल्स हैं उसकी मूवमेंट को दरअसल कंट्रोल करती है। ठीक है, दिस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। इसके अलावा कॉन्स की बात की जाए, आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, किसी के ऐप बयान नहीं करो, मैं खुद सरापा नकाइश हूं, किसी के ऐप बयान नहीं करो, समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर मलाला को आपने टीवी पे देखा है, जब वो बात करती है तो उसका मुंह एक तरफ डेविएट हो जाता है। कश्मीरी लीडर हैं यासीन साहब, उनको देखें अगर बात करते हैं तो एक तरफ उनका मुंह डेविएट हो जाता है। जावेद हाशमी साहब है, जब वो बात करते हैं तो मुंह एक तरफ उनका डेविएट हो जाता है। तो दरअसल उनको पैरालिसिस हुई हुई है चेहरे में एक तरफ, जिस तरफ मुंह डेविएट होता है उसके अपोजिट साइड की पैरालिसिस हुई। तो नर्व्स आती हैं कहां से? पॉन्स से आती हैं चेहरे के मसल्स तक। अगर किसी भी लेवल पे दरमियान में या वैसे डैमेज हो जाए तो उससे चेहरे के जो मसल है वो मुतासर होते हैं। इसके बाद है आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लास 9 के बच्चे को फंक्शन पता होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के, मैं आपको बताऊं। हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, पेरिस्टाल्टिक रेट, वॉमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, हिकअपिंग सेंटर, ये सारे सेंटर्स आपके पास यहां मौजूद है। हाइपोथैलेमस के थर्स्ट सेंटर से ना मिला दीजिएगा। हाइपोथैलेमस में जो थर्स्ट सेंटर होता है वो उसको इससे ना मिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपके पास जो है ये मेड्यूला के फंक्शंस मैंने आपको बताए। ठीक है, ये मैंने आपको मेड्यूला के फंक्शंस बता दिए। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज सेरिबेलम की तरफ आ जाए। सेरिबेलम का काम है आपके पास, पहले अपने जहन में सोच लें कि मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बताऊंगा आपके जहन में कब रहेगा? जब पहले कभी आपने पढ़ा नहीं, बताऊंगा आपके जहन में क्या रहेगा, सोचिए जरा। आप जब मैं बोलने लगूं आप रिकॉल कर लें कि सर क्या बताने वाले, इससे आपको याद हो। सेरिबेलम का रोल है बैलेंस ऑफ द बॉडी के अंदर। दिस हेल्प्स इन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ द बॉडी जो है उसके अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि एक इंसान अगर चल रहा है आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करके चलने में ना वो दाएं गिरेगा ना वो बाएं गिरेगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहेगी। ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहेगी। तो बैलेंस ऑफ द बॉडी में आपको किसका रोल मिलेगा? बैलेंस ऑफ द बॉडी में आपको इसका रोल मिलेगा। ठीक है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ द बॉडी में जो है वो रोल प्ले करेगा। इसके अलावा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी रोल प्ले करता है। वही बात बैलेंस के अंदर आ गई कि जब हम चलते हैं तो ना हम दाएं गिरते हैं ना हम बाएं गिरते हैं, तो हमारे दोनों साइड के जो मसल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन स्टेट में होते हैं। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एज वेल। ठीक है, वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है।
ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, ये ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बात की। अच्छा, ब्रेन की जो फंक्शनल डिवीजन है उसमें आपके कोर्स में 4 पार्ट दिए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का रोल अपने जहन में रिवाइज कर लें कि मैं आपको बताऊं तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। आप अपने जहन में रिकॉल करें कि आपको हिप्पोकैम्पस का क्या रोल बताया गया है। जो आपकी किताब में फंक्शन लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस का वो बता रहा हूँ, दिस हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो रोल प्ले करता है। अमिगडाला के बारे में बात करें, अमिगडाला या अमिगडलॉइड बॉडी जो है, ये अमिगडलॉइड बॉडी जो है आपके पास एक तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर रोल प्ले करते हैं। लिम्बिक सिस्टम में आपके पास किसी भी इंसान के बिहेवियर को जज किया जाता है। खुशी है तो आप खुश हो रहे हैं, ये एक बिहेवियर है। गम है तो आप गमगीन हो रहे हैं। ठीक है, गम है तो आप गमगीन हो रहे हैं। तो इसके अलावा आपके पास गम है तो आप गमगीन हो रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई खाने की चीज अच्छी लगती है या किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास बिहेवियर में आती हैं, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अमिगडाला का स्पेशल फंक्शन ये है कि दिस इज द विंडो ऑफ द ब्रेन थ्रू विच अ पर्सन सी हिज और हर पोजीशन इन द वर्ल्ड। एक बड़ा आदमी है, वो बच्चों के साथ नहीं रहता, बच्चा है तो वो बड़ों के साथ नहीं खेलता। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी, स्टेटस की बात की जाए तो ये अमिगडाला आपको एक स्टेटस की अवेयरनेस देता है। एक बकरी में से अमिगडाला निकाल दिया तो उसने घास के बजाय गोश्त खाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके पास अमिगडाला का फंक्शन। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ अमिगडाला। ठीक है, ये आपके पास अमिगडाला या अमिगडालॉइड बॉडी जो है उसका फंक्शन। चलें पढ़ के आइए चैप्टर 3। मैंने अभी नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं बताई, मैंने आपको बिहेवियर्स नहीं बताए, मैंने कुछ बताया हो ना हो, मैंने प्लांट हार्मोन्स नहीं बताए। आप बेटा पहले से पढ़ के रख लें। ठीक है, पढ़ के रख लें और आपकी अटेंशन चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आपकी इसमें अटेंशन चाहिए। आपने कल 6, 7, 8, 9 किया था। इस हफ्ते जो आपके जिन चैप्टर्स का टेस्ट है वो आप समझ लें कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 इन चारों चैप्टर का टेस्ट है आपके पास इस हफ्ते में। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर्स कर लें सेकेंड ईयर। चलें बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।